Hello everybody, welcome to Officers Atta 247. I hope all of you are doing fine. Today in this particular session, we will be talking about IE and IFS. Indian economy, Indian financial system की discussion करेंगे. And when we say that the exam is near, तो yes, 3rd of May को हमारा examination है. अभी के लिए approach क्या होनी चाहिए? We must focus on the concepts as well as the MCQs. Related MCQs भी साथ साथ practice कीजिए because now in effect we have less than 80 days. So let's get started. Today's topic is capital markets and stocks exchange. तो when we talk about the stock exchanges, तो इंडिया में जितने भी stock exchanges हैं उनको हम देखेंगे. लेकिन उससे पहले जो overview है आपका capital market का, वहां से discussion हम start करते हैं. यूनिट नंबर है 31 और जैसा कि हम जानते हैं मॉड्यूल डी टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल सिस्टम इन आवर कंट्री. फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की कहीं ना कहीं बात होती है. तो वी हैव डिफाइंड द फाइनेंशियल सिस्टम इन यूनिट नंबर 29. उसके बाद हमने जो हमारी मनी मार्केट है उसके बारे में डिस्कस किया था इन द यूनिट नंबर 30th. आज जानेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर मनी एंड द कैपिटल मार्केट. जैसा कि मनी मार्केट में आपने जाना कि जो मार्केट के अंदर हम ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं दे आर शॉर्ट टर्म. तो शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस के लिए डेडिकेटेडली मनी मार्केट थी. प्लस इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई. अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड मेजर रेगुलेटर ऑफ आर कंट्री पे, दैट इज सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो सेबी जो है इट रेगुलेट्स कैपिटल मार्केट एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म transactions that will be happening in the Indian financial market under the capital market. फाइन. तो कैपिटल मार्केट में आपके पास लॉन्ग टर्म की डिस्कशन होगी. बियॉन्ड 1 ईयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट. तो कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर अगर हायरार्की समझे हम क्विकली, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मार्केट अंडर द कैपिटल मार्केट हेड. फर्स्ट इज योर प्राइमरी मार्केट, सेकंड वन इज द सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या है? सिंपली स्टेटेड, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे आपकी जो बोरोविंग्स हैं, फाइन, बिकॉज वी आर डूइंग व्हाट वाया द फाइनेंशियल मार्केट, बोरोविंग्स को कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज किया जा रहा है. तो जो बोरोविंग्स हैं उनको हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं इन दी मार्केट, दैट इज दी प्राइमरी मार्केट. और बोरोइंग या फिर आप बोल सकते हो लेन देन किस पर्टिकुलर एंटिटी का, किस इंस्ट्रूमेंट का, मोस्टली यू विल फाइंड द शेयर्स हेयर, है ना. तो जब इनिशियली आप मार्केट में फ्लोट करते हो अपने शेयर्स, दे आर टर्म्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी मार्केट. तो एक कंपनी ए है दैट इज प्रोवाइडिंग इट्स शेयर टू वेरियस investors, fine. So various investors are there. Okay. This is what the for the first time it is happening. This is happening under the primary market. जैसे ही आप देखोगे that various investors are there, and within those investors, let's suppose there is investor 1 and investor 2. Within these two investors, if some trade is happening, it will be considered as a particular transaction under the secondary market. The primary market first time, उसके बाद अगर कोई भी ऑफरिंग होती है, that will be considered as a part of your secondary market. एंड व्हेन वी से कि प्राइमरी मार्केट के एग्जांपल्स कौन से हैं, कौन से कंपोनेंट्स कंसीडर किए जाते हैं प्राइमरी मार्केट में फॉर द इशू. तो वी हैव द पब्लिक इशू मार्केट एज वेल एज प्राइवेट प्लेसमेंट. मेजरली ये दो होते हैं. राइट्स इशू इज आल्सो देयर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स तो उनके हिसाब से भी कैटेगरी होती है, उनको हम जानेंगे. बट अभी सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं हम दैट अंडर द कैपिटल मार्केट यू हैव द सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी में पब्लिक इशू होगा and the private placement market will also be there. Public issue more or less open to all, fine. जो भी आपके shares हैं they are open to all, open market में वो trade किए जा रहे हैं. Private placement market में ऐसा नहीं होता. There is a group of selected entities और उसी particular group को issue किए जाते हैं shares एक company के. And if that is happening for the first time, you will say that primary market के अंदर हमारे पास जो है ये पूरा का पूरा trade किया जा रहा है. Secondary market में since investors are involved, one investor is providing the shares to the another investor, and the pool which has been created, it is huge. तो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा और हाई रेगुलेशन की जरूरत है, and this particular regulation is provided by SEBI via the stock exchanges. तो जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इनमें अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ऑक्शन मार्केट होएगी अंडर द सेकेंडरी मार्केट, एंड डीलर मार्केट कब होएगी? व्हेन इट इज हैपनिंग ओवर द काउंटर.
तो ओवर द काउंटर के लिए डीलर मार्केट है एंड फॉर द स्टॉक एक्सचेंजेस यू हैव द ऑक्शन मार्केट। सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में। व्हेन एवर देयर इज अ टॉक ऑफ प्राइमरी मार्केट तो हम पब्लिक इशू की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द प्राइवेट प्लेसमेंट, एंड व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी मार्केट आपके पास ऑक्शन मार्केट और डीलर मार्केट दो तरह के होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक्स से, बिल्कुल फंडा। क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है ना कैपिटल मार्केट के, तो जो टर्म्स यूज हो रही हैं यहाँ पे वो बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करेंगे इन दी एग्जामिनेशन। तो लेट्स सी विद एग्जांपल्स कि आपके पास कौन सी टर्म्स हैं एंड व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दोज टर्म्स। सबसे पहला मीनिंग हमें कैपिटल मार्केट का ही समझना है। व्हाट इज अ कैपिटल मार्केट? इट इज अ फाइनेंशियल मार्केट इन विच लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। सिंपल सी बात है, या तो डेट होगा या इक्विटी होगी। नाउ व्हाट इज डेट? जैसा कि क्रेडिट मार्केट में आपने देखा है, डेट इज व्हाट, कि आप एक तरह से लोन दे रहे हो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, सो दैट विल बी अ डेट। Right? तो सेम आपका यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है डेट का इन दी फाइनेंशियल सिस्टम और द फाइनेंशियल मार्केट। व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विटी, इक्विटी क्या होएगा? यू विल बी दी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। आपको कुछ शेयर्स जो है वो इशू हो जाएंगे। तो आप थोड़ा एक दो सेकंड पॉज करो वीडियो को एंड ट्राई टू आंसर मी दिस क्वेश्चन, that whether the debt is an appropriate answer to the investors जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी में, या फिर equity, या फिर both can be the right option depending on the situation, right? तो डेट किनको आप बोल सकते हो फायदा देगा? ऐसे सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को जो कि बिल्कुल भी लॉस मेकिंग में नहीं जाना चाहते, बिकॉज वेदर देर इज प्रॉफिट और लॉस, आपका जो डेट है उसमें तो फिक्स्ड रिटर्न आना ही आना है आपको, फाइन, इन्वेस्टर्स को वापस मिलना ही मिलना है पैसा। तो दिस पर्टिकुलर रिटर्न इज फिक्स्ड, एंड इफ देर इज प्रॉफिट तो भी कोई इशू नहीं है, लॉस होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इक्विटी में ऐसा नहीं होता। इक्विटी में यू हैव दी लॉस इन द कंपनी, देन सिंस यू आर द शेयर होल्डर तो आपको भी कहीं ना कहीं अपना लॉस जो है वो बियर करना पड़ेगा। बट इफ देयर इज प्रॉफिट इन द कंपनी और काफी ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स हैं अगर कंपनी के, देन यू विल बी अ हैप्पी इन्वेस्टर। फाइन। तो कैपिटल मार्केट जो है डेफिनेटली इट्स अ फाइनेंशियल मार्केट ओनली, जहां पे हम कौन सी सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शंस देखते हैं, कौन सी सिक्योरिटीज का लेन देन देखते हैं। बोरो कर रहे हैं कुछ इन्वेस्टर्स, कुछ सेल कर रहे हैं उसको, कुछ बाय कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं। वी सी these instruments, debt instruments, equity, securities, fine. So all these important terms जैसा कि मैंने बताया आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट जब ये सेंटेंस में यूटिलाइज होंगी देन इट विल क्रिएट सम कंफ्यूजन। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड विद द मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर। एक साल से ज्यादा की मैच्योरिटी होती है इन मार्केट्स में। अब देखो प्राइमरी फ्लो जो है आपका, प्राइमरी मार्केट की अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट में, तो फ्लो कैसा होगा? कंपनी डायरेक्टली आपको, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो सिक्योरिटीज हैं वो प्रोवाइड करती है। दैट, अगर ये सिंपल सा प्रोसेस फ्लो है देन वी से कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी मार्केट। लेकिन अगर ऐसा प्रोसेस फ्लो बना हुआ है कि कंपनी ने तो इन्वेस्टर्स को दे दिया, अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं, फाइन, कंपनी ने इन्वेस्टर 1 को शेयर दिए, 2 को, 3 को, लाइक दैट, एंड सो ऑन टिल एन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आर देयर। तो ये क्या हो गया? कंपनी से डायरेक्टली आया है, फर्स्ट टाइम आया है, तो प्राइमरी मार्केट के अंदर ट्रेड होगा। बट अगर आगे चलकर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने किसी नोन को या फिर किसी और एक पर्टिकुलर एंटिटी को ये शेयर्स इशू करते हैं, और फॉर दैट मैटर आपस में भी ट्रेड करते हैं इन शेयर्स का, then they can do this based on various conditions, and the most important condition will be the trade will be considered as the part of your secondary market, fine. So this process flow should be clear to you when you are talking about the primary or secondary market. Primary market is also known as new issue market because पहली बार हो रहा है, fine. Securities are offered to the public for subscription for the first time, पहली बार out in the open कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर्स को ऑफर कर रही है, subject to the guidelines by SEBI as well as Companies Act, because company is floating certain shares, तो yes they will be governed by the Companies Act, और SEBI तो ओवरऑल रेगुलेटर है ही हमारी मार्केट का। डायरेक्ट फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू दी कंपनी, तो कंपनी ने दिए शेयर्स और इन्वेस्टर्स ने क्या दिया? कंपनी को
रुपीस। तो फंड्स कहाँ से ट्रांसफर होंगे? फ्रॉम द इन्वेस्टर टू द कंपनी। फिर आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या है? ऑलरेडी अभी हमने देखा कि जो इन्वेस्टर्स हैं इनको पहले से ही सिक्योरिटीज इशू हो चुकी हैं, आगे ट्रेड कर रहे हैं ये। तो द ट्रेडिंग ऑफ प्री इशूड सिक्योरिटीज इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट, इसीलिए सेकेंडरी भी बोला जाता है इसको। फाइन, डायरेक्टली अगर हम बोल रहे हैं तो सेकेंडरी कैसे रहता है कि आपने फर्स्ट टाइम कुछ किया तो दैट इज द प्राइमरी, then second या फिर processing of what has been already done in the primary sector will be the secondary one। जैसे हमने इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ा था ना, दैट प्राइमरी सेक्टर इज व्हाट, आपका एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग करके जब हम इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, सेकेंडरी सेक्टर। ओके, तो प्राइमरी मतलब जो फर्स्ट टाइम आपने शेयर्स इशू करें, दैट विल बी अंडर द प्राइमरी। उन शेयर्स को यूज करके आप आगे फर्दर ट्रेड कर रहे हो इन द मार्केट, दैट इज अंडर द सेकेंडरी मार्केट। और इसी को हम स्टॉक मार्केट भी बोल देते हैं, सेकेंडरी मार्केट को। Participants are mainly the investors. Investor 1 buys from the investor 2 and so on. It provides liquidity and the price discovery also. Liquidity जो है वो आप directly ensure कर सकते हो once you start trading among the investors। और दूसरा है प्राइस डिस्कवरी, कि एक पर्टिकुलर शेयर का प्राइस क्या निकल कर आएगा। जो शेयर मार्केट हम बोलते हैं ना, जिसको रेगुलर बेसिस पे कि हाँ आज जो है इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर बढ़ गया, कम हो गया, इन्वेस्टर्स चले गए। इकोनॉमिक सर्वे में भी इस बार हमें देखने को मिला था दैट द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका जो फ्लो है हमारे देश में वो कम हो रहा है। वेरियस वेरियस रीजंस आर देयर, ट्रेड डील्स नहीं हो पा रही थी पहले पिछले साल। तो ये क्या है, इससे हमें क्यों इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि शेयर का प्राइस जो है वो अप या डाउन होगा, और उस पर्टिकुलर प्राइस को ही कैसे जज करते हैं हम? वाया द प्रोसेस नोन एज प्राइस डिस्कवरी। ओके, तो द सिंपल टर्म्स आई होप सबको पता लग गई होंगी, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जिससे कि हमें पता लगे कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ अ पर्टिकुलर प्राइम ऑफ योर प्राइमरी मार्केट। So in Indian primary market, dash does not have any role in price fixation of an issue। तो आपने जो भी प्राइस है वो फिक्स करना है, तो कौन फिक्स करेगा? वी हैव वेरियस वेरियस एंटिटीज, जैसे कि पहले तो कंपनी होएगी, राइट? कंपनी जो आपका इशू दे रही है, दैट विल बी हैविंग अ फिक्स्ड रोल कि यस प्राइस फिक्स कर सकती है कंपनी। देन वी हैव द बैंक्स, फाइन, बैंक्स जिनको हम मर्चेंट बैंक्स बोलते हैं। उसके अलावा what all entities can be there, third parties can be there or not, fine। अगर हम set of investors की बात करें तो yes they will be there। बट क्या सेबी का ऐसा रोल होता है क्या? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, whether it has the primary role that it has to fix the price of an issue? No, it is the regulator। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि एग्जाम में अगर आएंगे तो हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि क्या पता मर्चेंट बैंकर्स जो हैं वो ना करते हो प्राइस फिक्स। नो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हो और ट्रेड कर रहे हो इन द मार्केट, देन डेफिनेटली इट विल हैव ए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम अदर कॉमनली यूज्ड टर्म्स। सबसे पहला है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब एक इंडिविजुअल है ए, जिन्होंने कोई एक पर्टिकुलर शेयर में पैसा लगाया रखा है, शेयर मार्केट के अंदर उन्होंने अपना पैसा जो है वो लगाया हुआ है। नाउ जैसे ही आपको कुछ प्रॉफिट होता है, फाइन, यू हैव द प्रॉफिट विद यू। तो एक जो कैपिटल टैक्स लगता है हमारे देश में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। वी आर टॉकिंग अबाउट द टैक्स विच इज बीइंग लेविड ऑन द प्रॉफिट ऑफ योर शेयर्स। शेयर्स के प्रॉफिट पे जो आपको टैक्स लगेगा वो तो लगना ही लगना है। ओवर एंड अबव यू विल हैव टू पे द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी जिसको हम बोलते हैं। एंड दिस एसटीटी अभी रिसेंटली ही हमें देखने को मिला है यूनियन बजट में, दैट इट हैज बीन इंक्रीज्ड। पहले 0.02% था, इट हैज बीन इंक्रीज टू 0.05% इन केस ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फाइन, एफ एंड ओ के अंदर ये इंक्रीज कर दिया गया है। तो यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अपडेट विच यू शुड रिमेंबर। तो वेरियस वेरियस टैक्सेस आर देयर। सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज में भी रहता है, दैट इज योर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स।
ऑल दोज टैक्सेस जितने भी आपको लग रहे हैं एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन के लिए, दे आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट एसटीटी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये बजट में भी बहुत न्यूज में रहता है। रीजन बीइंग स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग यहाँ पे होती है। Tax levied on all the transactions done on stock exchanges, फाइन, स्टॉक एक्सचेंज पे जितने भी आपके पास ट्रांजेक्शन्स होंगी उन पे टैक्स लगेगा, नोन एज एसटीटी। स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन होती हैं एफएनओ में, दैट इज द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर टैक्स हैज बीन इंक्रीज्ड दिस टाइम, सो दैट जो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग है उसको नलीफाई किया जाए, उसको रोका जाए हमारे देश में। इफेक्टिव सिंस 2004, फाइन, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें याद रखना है फॉर द एग्जाम। देन वी हैव द रोलिंग सेटलमेंट। व्हाट इज रोलिंग सेटलमेंट? तो जैसा कि आप को पता होगा कि वेन एवर देयर इज अ शेयर इन्वॉल्व इन द शेयर्स मार्केट, यू हैव टू ट्रेड दैट, फाइन, ट्रेड आपको इसमें करना पड़ेगा। और ट्रेडिंग का ऐसा कोई एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होना चाहिए कि आपने शेयर्स खरीदे और साथ के साथ जो शेयर्स हैं वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाए, डीमैट अकाउंट में, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में। तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज देयर, लेकिन इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, दैट इज नोन एज योर rolling settlement, fine, rolling settlement, the timeline which has been defined by SEBI. So trades are settled based on the net obligation, but actual में टाइम कितना होता है? T+1 is the norm। 2023 से T+1 ही है, पहले T+2 हुआ करता था, इसको T+1 कर दिया है। So T+1 working day, you have the settlement phase as final transfer of ownership, पे इन, पे आउट ऑफ द फंड्स एंड सिक्योरिटीज आर कंप्लीटेड। तो पे इन और पे आउट क्या होता है उसको भी देखेंगे हम, बट राइट नाउ जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि रोलिंग सेटलमेंट में जो टाइम पीरियड है इंडिया में, इट इज T+1 वर्किंग डे, मेकिंग इट अमंग वन अमंग दोज कंट्रीज जहाँ पे सबसे कम टाइम लगता है। Buyers receive the shares in डीमैट एंड seller receives the funds in the bank, और जो टाइमलाइन है दैट इज T+1। फिर आते हैं पे इन एंड पे आउट डे पे। व्हाट इज पे इन? सिंपली स्टेटेड, पे इन इज व्हेन द ब्रोकर्स मेक पेमेंट और द डिलीवरी टू द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट या फिर आप डिलीवरी बोल सकते हो, दी गई है आपके ब्रोकर्स द्वारा टू दी स्टॉक एक्सचेंजेस, देन दैट इज योर पे इन। पे आउट कब बोला जाएगा? जब स्टॉक एक्सचेंजेस दे विल बी मेकिंग द पेमेंट और डिलीवरी टू द ब्रोकर्स, फाइन, डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज, पेमेंट in the form of electronic transactions. So pay in, pay out, I hope both terms are clear. Pay in is when the brokers are initiating one transaction or the other, and pay out is for the stock exchanges. सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम, एसएलएस, हालांकि उतना ज़्यादा डिस्कशन में नहीं है ये एसएलएस ऑफ लेट, आई डोंट नो व्हाई, बट एग्जाम के लिए दे कैन आस्क बिकॉज डायरेक्टली बुक में दिया हुआ है। तो सिंपली स्टेटेड हमारे पास कुछ तो सिक्योरिटीज ऐसी होती हैं जिनका प्राइस इंक्रीज कर रहा है, कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनका प्राइस डिक्रीज कर रहा है, कुछ रहेंगे कांस्टेंट। नाउ इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर पर्सन जो भी होल्ड कर रहे हैं उन शेयर्स को, दैट वेदर दे आर इंटरेस्टेड और नॉट इन बाइंग और सेलिंग दो शेयर्स। अब आप हो, सपोजिंगली यू डू नॉट वांट टू बाय और सेल एनी अदर सिक्योरिटी, फाइन, जो भी आपके पास कॉर्पस है, ऑल द सिक्योरिटीज यू आर होल्डिंग, फाइन, द शेयर्स यू आर हैविंग, आप उसमें संतुष्ट हो, खुश हो, बट यू आर नॉट एट ऑल इंडल्ज्ड इन यूटिलाइजिंग दोज शेयर्स। तो आपके पास अच्छा खासा एक कॉर्पस बन गया है शेयर्स का। अब उनमें से कुछ ऐसी सिक्योरिटीज होंगी जो कि यूज ही नहीं कर रहे, आप बिल्कुल ही यूज नहीं करना आपने, दे आर नोन एज आइडल सिक्योरिटीज। यू आर नॉट ट्रेडिंग देम, यू आर नॉट यूजिंग देम फॉर योर प्रॉफिट। तो उस पर्टिकुलर आइडल सिक्योरिटी को आप किसी को लेंड कर सकते हो, फाइन, यू कैन लेंड इट टू समबडी। और कोई आपसे ये सिक्योरिटीज क्यों लेना चाहेगा? फॉर दी प्रोसेस नोन एज शॉर्ट सेलिंग। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है इसको भी देखेंगे, बट पहले आपको ये समझ में आना चाहिए दैट एसएलएस क्या है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द एसएलएस, आपकी जो स्कीम है, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व रहते हैं, विच इज योर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
So it acts as the central counterparty, guaranteeing the settlement and removing the counterparty risk involved for both the sides. अब देखो जो आपके लेंडर है उनकी तो सिक्योरिटीज हैं ही यहाँ पे, फाइन, द सिक्योरिटीज आर इन्वॉल्व, हालांकि आइडल हैं बट दे विल बी प्रोवाइडिंग दीज आइडल सिक्योरिटीज टू समबडी, टू अ बोरोवर, सो दैट कुछ कमीशन मिल जाए, है ना, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाए, दैट वुड बी द मोटिव। ऐसे कोई डायरेक्टली तो नहीं देगा किसी को अपनी आइडल सिक्योरिटीज भी, तो ये कमीशन इनको मिलना चाहिए लेंडर को, और बोरोवर को जो भी प्रॉफिट है, वॉट एवर द टर्म्स एंड कंडीशन आर देयर, they will be having the same। इन दोनों के बेनिफिट के लिए we have the SLS सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम, एंड यहाँ पे इसी रीजन से आपके पास सीसीपी भी इन्वॉल्व है, सेंट्रल काउंटर पार्टी के फॉर्म में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो लेंडर्स जो हैं दे प्लेस द लेंड ऑर्डर स्पेसिफाइंग क्वांटिटी एंड द एक्सपेक्टेड फी, जो भी फी उनको चाहिए। बोरोवर क्या करेंगे, दे विल बी प्लेसिंग द बोरो ऑर्डर स्पेसिफाइंग द क्वांटिटी एंड द फी दे विल पे। ठीक है, क्योंकि लेंडर को तो कोई यहाँ पे इशू है ही नहीं दैट वेदर द बोरोवर इज डूइंग ट्रेडिंग इन अ पर्टिकुलर शेयर, शेयर वन और शेयर टू, दे जस्ट वांट देयर फी, लेंडर इज ओनली इंटरेस्टेड इन फी। और सिमिलरली बोरोवर पे भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है बताने के लिए कि कहाँ पे यूटिलाइज की जाएंगी उनकी सिक्योरिटीज, इट इज जस्ट फॉर द ट्रेडिंग। बट द क्वेश्चन इज दैट ये बोरोवर्स जो हैं ऐसा करते क्यों हैं, व्हाई अ सेट ऑफ बोरोवर्स दे आर टेकिंग द आइडल सिक्योरिटीज फ्रॉम द लेंडर्स और उसको आगे फर्दर ट्रेड कर रहे हैं। रीजन है उसका शॉर्ट सेलिंग। अब देखो वर्ड में ही कहीं ना कहीं इसका मीनिंग है शॉर्ट सेलिंग। आपने एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट ही नहीं होने दिया, फाइन। और कौन सी ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे हैं, सेलिंग की ट्रांजैक्शन की, नॉट बाइंग। बाय तो करा है आपने, सेल नहीं करा, फाइन। सेल करने का जब टाइम था उससे पहले ही आप सेल करके प्रॉफिट लेके और यू हैव एग्जिट द मार्केट। तो इट इज बेसिकली शॉर्ट सेलिंग इज व्हाट, आप सबसे पहले तो जो बोरोवर हैं, ये बोरोवर है ना जिन्होंने आइडियल सिक्योरिटीज ली हैं लेंडर्स की, दीज आर द बोरोवर्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बोरोवर्स के माइंड में, बोरो करने से भी पहले, लेंडर से बोरो करने से पहले सिक्योरिटी क्या चलता है उनके माइंड में, सबसे पहला तो दे विल बी आइडेंटिफाइंग कि यस दीज आर द शेयर्स जिनके प्राइसेस जो है ना वो कम होने वाले हैं। मोस्टली यही होता है कि आपके जो शेयर्स हैं उनके जिन जिन भी शेयर्स के प्राइसेस कम होने वाले होते हैं दे आइडेंटिफाई। उसके बाद दे विल बी बोरोइंग फ्रॉम दोज लेंडर्स। कम प्राइस है, होने वाला है, दैट इज अ स्पेक्यूलेशन, और होता भी है मैक्सिमम केस में, एक्सपीरियंस का गेम है सारा का सारा। तो स्टेप टू में क्या होएगा, दे विल सेल इन द मार्केट द सिक्योरिटीज दे हैव बोरोड एंड देन वेट फॉर द ड्रॉप। ड्रॉप का वेट करेंगे, यस प्राइस जो है वो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। आफ्टर दैट दे विल बाय बैक, फाइन, कवर जो है उसको कर लेंगे द पर्टिकुलर सिक्योरिटीज। एंड लास्टली जैसे ही प्राइस जो है उनके फेवरेबल आएगा, फेवरेबल इन द सेंस प्रॉफिट बनाएगा जितना प्राइस उन्होंने माइंड में सोचा हुआ था, दे विल रिटर्न द सिक्योरिटी एंड दे विल मेक द प्रॉफिट एंड अगेन एग्जिट द मार्केट, है ना। तो सिंपल सा एक केस देख लेते हैं। सपोजिंगली एक एक्स वाई जी लिमिटेड है जिसका करंट मार्केट प्राइस कितना है 1000, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज आप बोल सकते हो एक दिन, दो दिन, तीन दिन में शेयर का प्राइस नीचे जाने वाला है। तो मान लो 850 हो सकता है। तो व्हाट विल दे डू, दीज players, the borrowers, they will do what, simply short selling की प्रोसेस इनिशिएट करेंगे। they will enter the market with the share price of 1000 एंड एग्जिट कब होगा, जब आपका प्राइस 850 हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट यू विल सी कि एक दो शेयर तो नहीं लेंगे वो, फाइन, टू मेक हेफ्टी प्रॉफिट आपको अच्छे खासे शेयर्स लेने पड़ेंगे। तो लेट्स सपोज 100 शेयर्स उन्होंने जो है एंट्री पॉइंट पे उनके पास होल्ड किए हुए हैं, और किसके शेयर्स हैं वो, द शेयर्स ऑफ दीज आइडल सिक्योरिटीज जो कि उन्होंने लेंडर से लिया था। तो earlier the price was the cash inflow, it was 1 lakh, fine। exit के टाइम पे कितना हो जाएगा वो, since the price has dropped, तो cash outflow will be 85,000। प्रॉफिट कितना हुआ, फाइन, 1000 और 85,000 का जो डिफरेंस है इट विल बी 15,000। सिंपली स्टेटेड यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग से उनको सिंपल एक कंपनी के मार्केट शेयर से ही कितना मुनाफा हो रहा है, 15,000। इट इज जस्ट वन,
fact, just one, you can say, condition in front of you. Fine. ऐसे n number of examples are there in the market. But again, short selling is highly regulated by SEBI. Fine. बहुत ज़्यादा stringent rules हैं SEBI के, because speculative market तो है ही है, चाहे आप ओपनली नहीं बोल रहे हैं दैट यस द प्राइसेस विल गो डाउन, बट बैक ऑफ द माइंड यू हैव दिस आइडिया, तभी तो आप पैसा लगाओगे। मार्केट में कब पैसा लगाते हैं हम? जब हमें पता है दैट यस दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी विल हैपन। अगर तो हमने प्रॉफिट बनाना है तो हमें शेयर्स का जो प्राइस है वो कम पे खरीद के महंगे पे बेचना होगा, और फॉर दैट मैटर अगर हमें स्पेकुलेशन क्रिएट करनी है तो वी विल ट्राई टू प्रिडिक्ट द मार्केट ट्रेंड, कि अगर फ्यूचर में जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, जो कि शॉर्ट सेलिंग में होता है, तो इस पर्टिकुलर प्राइस पे आने से पहले ही हम सेल आउट कर देंगे हमारे शेयर्स। तो यस, शॉर्ट सेलिंग इज आल्सो वन इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कैपिटल इश्यूज। तो कैपिटल इश्यूज भी आपके वेरियस वेरियस टाइप्स के होते हैं। वी हैव दी पब्लिक इशू, राइट्स इशू, थर्ड वन इज योर प्राइवेट प्लेसमेंट। तो सिंपली स्टेटेड पब्लिक इशू क्या होता है? those transactions which will be happening from the side of the company डायरेक्टली फॉर द पब्लिक, फाइन, ओपन फॉर द पब्लिक। सिंपल सी बात है, आपने पहली बार अपना कंपनी का शेयर लेकर आए हैं इन द स्टॉक मार्केट, उस पे पब्लिक जो है डायरेक्टली बाय कर सकती है, दैट इज अ पब्लिक इशू। देन वी हैव राइट्स इशू। राइट्स इशू किसको दिए जाते हैं और फॉर दैट मैटर कौन एक्सेस कर सकता है इन्हें? दोज इंडिविजुअल्स हु आर ऑलरेडी द शेयर होल्डर्स, राइट, ऑलरेडी द शेयर होल्डर्स। पब्लिक इशू में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, बट यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए ही आप फ्रेश सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो। देन वी हैव द प्राइवेट प्लेसमेंट। कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को ही हम इशू कर रहे हैं शेयर्स, राइट। तीनों को एक एक करके देखते हैं। Public issue includes new investors to the company. Disclosures must follow the disclosure and investor protection guidelines. तो डिप guidelines very very important. हमारी पेड क्लासेस में इसको elaborately हमने डिस्कस भी करना है, तो if you are willing to join our paid classes you can. When we talk about the public issues, तो we have the IPO, initial public offer, and follow up public offer. इनिशियल पब्लिक ऑफर मोस्टली जब हम बोलते हैं आईपीओ तो हमारे माइंड में आता है कि यस कंपनी इज डूइंग रियली वेल, बट नो, ऐसा कुछ नहीं है। आईपीओ इज जस्ट द फर्स्ट ऑफर इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक मेड बाय अ कंपनी। तो अनलिस्टेड कंपनी ऑफरिंग सिक्योरिटीज टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। एफपीओ क्या है? लिस्टेड कंपनी है, एक्सचेंज पे लिस्टेड है, मेकिंग अ फ्रेश इशू टू द पब्लिक, फाइन। अनलिस्टेड है आईपीओ, लिस्टेड है तो एफपीओ। उसके बाद आता है राइट्स इशू। तो सिंपली जैसे अभी हम इनिशियल डिस्कशन भी कर रहे थे, via this we issue the fresh securities to the existing shareholders. Already we have the shareholders, जो existing shareholders हैं उनको हम fresh securities दे रहे हैं, पब्लिक को डायरेक्टली accessible नहीं है ये। Usually issued in the ratio of securities already held. तो ऐसा नहीं है कि existing shareholders में भी सबको ही बराबर बांट दी जाएगा, no, they will be providing certain ratio, कुछ आपको कंडीशन दी जाएगी, जैसा कि 1:2 राइट्स इशू मीन 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड। मान लो किसी ने 100 शेयर ऑलरेडी लिए हुए हैं, तो उनके पास कितने और शेयर आ जाएंगे? 50 मोर शेयर्स अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। और जिनके पास हैं ही सिर्फ 10 शेयर, तो क्या उनको भी हम 50 शेयर्स दे देंगे? नो, उनके पास भी वी विल बी गिविंग ओनली 5 शेयर्स, लाइक दैट। प्राइवेट प्लेसमेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइवेट प्लेसमेंट, तो कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन आप डिफाइन कर देते हो, right? That yes, I will be issuing these shares to this particular ग्रुप ऑफ पर्संस। और ये ग्रुप ऑफ पर्सन ऐसा नहीं कि आप ही डिसाइड कर रहे हो, कंपनी डिसाइड कर रहा है, नो, इट दे आर मेंशन्ड अंडर द सेक्शन 81 ऑफ कंपनीज एक्ट, फाइन। तो यस, यू आर इशूइंग टू द selected group of persons your shares. Purpose is faster capital raising without the dilution. Capital raise करना है, private placement is the best option. अब when you talk about these particular प्राइवेट प्लेसमेंट ग्रुप ऑफ पर्संस कौन से हैं उनको भी जानते हैं, बट उससे पहले क्विप देख लेते हैं, द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो ऑल दोज प्राइवेट प्लेसमेंट कैन हैपन
via the क्विब्स ओनली, और ये जो क्विब्स हैं दे आर डायरेक्टली डिफाइंड अंडर द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. तो क्विक is what it is a way for listed companies to raise capital by issuing the securities only to these क्विब्स. फाइन, क्विब्स क्या है? These are the qualified institutional buyers. ये पूरी प्रॉपर लिस्ट है. So the QUIP is governed by SEBI 2006 guidelines. Low procedural requirements are there. No pre-issue filling to the SEBI is required here. It is managed by the merchant banker only. Fine. So yes, this is easy way to raise the you can say capital quickly. क्विप जो है उसमें मेजर मेजर प्लेयर्स कौन से रह सकते हैं? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, वी हैव म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज, वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड्स. प्रोविडेंट और पेंशन फंड्स जो हैं इसमें एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है दैट द कॉर्पस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोविडेंट और पेंशन फंड शुड बी मिनिमम 25 करोड़. Fine. Now let's try to understand QUIP via one question. Consider the following statements regarding the qualified institutional placement, that is QUIP. So apart from preferential allotment, this is the only other speedy method of private placement for companies to raise the money. Yes, it is quick. Definitely it is quick. And when we talk about the private placement, तो वो quick में हो ही रहा है. It has also helped issuing companies price their issues closer to the prevailing market price. अब देखो, मार्केट में आप मनी रेज कब कर पाओगे? जब आप ल्यूक्रेटिव ऑफर दोगे. मार्केट प्राइस के आसपास का अगर आप ऑफर जो है वो दे पाओगे अपने यू कैन से फ्यूचर इन्वेस्टर्स को, देन यस दे विल बी बाइंग योर पर्टिकुलर सिक्योरिटीज. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इट हैज ऑल्सो हेल्प issuing the companies price their issues closer to prevailing market price. The specified securities can be issued only to the qualified institutional buyers. The QUIBs अभी list देखी हमने. Who shall not be the promoters or related to the promoters of the issuer. ये एक fact है which is already mentioned in the QUIP process that you should not have any promoter or for that matter relation with the promoter of your issuer. So that is also right. The issue is managed by SEBI registered merchant banker. Yes, we have just now seen that merchant bankers, they are managing this particular issue. The placement document is placed on the website of stock exchanges and the issuer. ये हमने नहीं देखा, but for your knowledge, let me just tell you, this is also one of the characteristic of QUIP. The placement document, it is indeed placed on the website of your stock exchange as and your issuer. Right? तो SEBI की website पे नहीं आएगा directly. It is there on the stock exchanges website. Kindly note this point, very very important. So all the five are correct. So all the statements will be correct one. Option D is the right answer. अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी नॉर्म्स पे, प्राइसिंग पे क्या रहती हैं हमारे whenever we talk about the IPO. तो इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए देयर आर वेरियस रिक्वायरमेंट्स, जिसमें से कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके भी कुछ एलोकेशन का परसेंटेज दिया जाता है. जैसे कि रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 35% है. व्हेन यू टॉक अबाउट द वॉलेंट्री एलोकेशन, कंपल्सरी के लिए क्विब का 75% है. फाइन, बट वॉलेंट्री में इट विल बी 50%. आरआईआईज का कंपल्सरी में 10% हो जाएगा. देन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए वी हैव 15% इन एज वॉलेंट्री, और कंपल्सरी में भी 15% ही है. यहाँ पे 5% इज फॉर द म्यूचुअल फंड्स. जो म्यूचुअल फंड के हमने क्विब्स देखे थे उनका 5% है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर आईपीओ, स्पेसिफिकली आईपीओ, तो एसेट्स का जो वर्थ है वो कितना होना चाहिए? नेट टेंजिबल एसेट्स ₹3 करोड़. Minimum 50% monetary assets should be there. Average operating profit should be 15 crore. Net worth should be 1 CR. If the norms are not fulfilled, what will happen? IPO must be via book building only with 75% for the QUIBs. Fine, compulsory hai ye. This allocation is compulsory. Now, what is this book building exercise? तो देखो सिंपल सी बात है, आपके पास बुक बिल्डिंग में जो प्राइस है ना सिक्योरिटी का, वो फिक्स्ड नहीं होता. इट इज नॉट फिक्स्ड.
फाइन, एक रेंज दी जाती है दैट यस विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज द प्राइस विल बी फॉर अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी which is being transacted in the securities market or for that matter capital market. और इसका पर्पस क्या होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस इनिशिएट करने का? कंपनी ट्राई टू प्रिडिक्ट कि कितने प्राइस पे जा रहा है उनका सिक्योरिटी, एंड हाउ दे विल बी एबल टू प्रिडिक्ट बाय दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो प्रिडिक्शन जो हो रही है प्राइस की, उसके बाद एक जो रेंज आ गई है, रेंज आने के बाद यू विल बी हैविंग एन आइडिया दैट वेदर अ पर्टिकुलर borrower is interested or not. The book building process as compared to the normal issue price, you will be issue of the shares, you will find that it is not that much simpler as compared to the previous processes, but pricing के लिए आपको ये करना पड़ेगा। और प्राइसिंग में सेबी ने कोई भी फॉर्मूला एज सच फिक्स नहीं किया हुआ है और कोई भी फिक्स्ड प्राइस नहीं है, डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर्स आल्सो। Price is decided by the issuer plus the merchant banker. This we have seen in the question also, in the previous question, कि जो issue कर रहा है कंपनी में, इन्वेस्टर अगर बन रहे हैं वो, तो इन्वेस्टर डायरेक्टली आप बोल सकते हो, प्लस दी मर्चेंट बैंकर। So fixed price, again price fixed by the company and LM. Book building process is also involved, जहाँ पे आप एक range दे दोगे investors को, and based on their preference you will fix the price in future. Offer documents में अलग अलग names आपने सुने होंगे, there is prospectus, then letter of offer is there, and red herring prospectus is also there. तो public issue के लिए जो final document है that is the prospectus. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जब हम फाइल करते हैं राइट्स इशू के लिए एक डॉक्यूमेंट, दैट इज द लेटर ऑफ ऑफर। बट हमारे एग्जाम के लिए जो समझना इंपॉर्टेंट है दैट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट कंटेन्स ऑल द डिटेल्स एक्सेप्ट द प्राइस और द नंबर ऑफ शेयर्स। एक कंपनी जो है आरएचपी निकालती है, अपना इशू करते हैं, एंड इट कंटेन्स ऑल द डिटेल्स अबाउट द कंपनी, बट इट इज नॉट हैविंग द डिटेल्स ऑफ प्राइस। ना कि आपको ये, ना ही ये बताया जाता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने होने वाले हैं। So red herring prospectus, just a draft document, fine. Or why it is known as red? Reason being, the document traditionally carries a legal disclaimer in red ink. Fine, legal disclaimer होता है इस document में, disclaimer जो आपका लीगल फ्रेमवर्क शोकेस करेगा ऑन द साइड ऑफ द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज के साइड में ही होता है आपके पास ये प्रॉपर दिया हुआ जो लीगल फ्रेमवर्क है, stating that the document is not yet complete. Fine. So what is the red herring prospectus then? अगर आपके पास प्राइस नहीं बताया जा रहा तो it is a preliminary registration document filed by the company with SEBI before it goes public with an initial public offer. The catch is it contains all the financial and legal details also about the company, but excludes the final price of the shares and the number of shares which are being offered. तो ये दोनों के दोनों चीजें नहीं बताई जाती, उसके अलावा सब कुछ बताया जाता है। फाइनेंशियल्स क्या हैं, किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है, लीगल डिटेल्स क्या हैं कंपनी की, एटसेट्रा। Now comes the question: the red herring prospectus does not contain which of the following information? इंडस्ट्री ओवरव्यू है, रिस्क फैक्टर्स है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन भी है, प्राइसिंग ऑफ द इशू है, नो, दैट इज नॉट इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सो डी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो यस, दिस वाज इट फॉर टुडेज सेशन। अगर आप हमारे साथ अपना जो कैपिटल मार्केट का डिस्कशन है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर यू वांट दैट आपको पूरा का पूरा आईएफएस जो है इलैबोरेटली समझाया जाए, आज जैसे हमने पढ़ा, इट वाज जस्ट एन ओवरव्यू। इन द क्लासेस वी एंश्योर कि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी साइड बाय साइड हम क्लैरिफाई करते चलें। तो जब डिस्कशन होती है टू वे, इट मेक मच मोर सेंस, और आइडियाज एक्सचेंज जब होते हैं, यू विल बी एबल टू understand in a much better manner. तो उसके लिए we have dedicated courses, and to access those courses you can directly call us on 0981 981 9247, and for best discounts use the discount code Y1003. See you guys in the next video. Till then, goodbye everybody, take care.